बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एज। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फैक्ट्स थे, जो लास्ट थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्हीं में से एक टर्म यहां पर लिखा हुआ है जो एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेन करेगा, उसी ऑब्जर्वेशन को लेना है। तो क्या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को कौन सा ऑब्जर्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है? पहला ऑप्शन है देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। बिल्कुल सही है, इस स्टेट में कोई गलती नहीं है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इसमें लिखा होना चाहिए था पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एबव द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली रिलेशन होगा। कब? जब वो फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। लेकिन अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। कंडीशन लगा दी गई, बाउंड्री कंडीशन है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अबव द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसलिए इस ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। व्हेन मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड, जब हम मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट करते हैं, क्या इल्यूमिनेटेड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं बनी है, तो यह भी गलत हो जाएगा। फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, गलत है। रिलेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिलेशन है, यहां पर ये लिखा है इंडिपेंडेंट, तो ये भी गलत हो गया। पूरी तरह से जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं सेकंड की, क्वेश्चन नंबर 11 की, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो क्या होता है, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसी की वजह से वो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो रिपल्ड हो जाता है। मतलब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो रिपल्ड हो जाती है, किससे? बाय द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसको दूसरी तरह से ये समझ सकते हो कि जो रिलेशन होता है किसमें, म्यू आर और 1 प्लस काई एम, जो ये चीज है ये होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो लेस नेगेटिव होती है। क्या होती है? लेस नेगेटिव होती है, मतलब स्मॉल नेगेटिव होती है। जो म्यू आर होता है वो 1 से स्लाइटली लेस होता है, 1 से इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से कम हो गई तो जरा यहां देखिए, 1 से कम होने पर वैल्यू कोई भी रख सकते हो, 1/6, 1/3, 1/2, कुछ भी रखिए। मैं यहां 1/2 ले ले रहा हूं एज फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस काई एम। 1 को इधर भेजोगे तो जो काई एम की वैल्यू आएगी वो 1/2 माइनस 1, इसका मतलब माइनस में आ गया। अब ये -1/2 क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा। इसका मतलब लेस नेगेटिव हो, स्मॉल हो और नेगेटिव हो, और इसमें यहां लिख के आना चाहिए था स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पॉजिटिव होगा नहीं, तो इस ऑप्शन को गलत कर दीजिए। लार्ज होता नहीं है, लार्ज और पॉजिटिव भी नहीं होता है, स्मॉल एंड नेगेटिव ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन आपको इस तरह से मिल जाएगा, ये रिलेशन आप याद रखेंगे। बात करते हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12 की, रेडियस आरएन of nth orbit in बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज विथ n। Rn का n के साथ कैसा रिलेशन होता है? तो आपने बहुत डेरिवेशन किए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जहां पर बोहर थ्योरी को स्टडी करते हैं जब, तो आपको एक रिलेशन मिलता है, वो मैं लिख रहा हूं, देखो। Rn इज इक्वल टू होता है ये h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e², ठीक है, और साथ में लगा रहता है n²/z। तो ये रिलेशन होता है बोहर रेडियस के लिए। इस रिलेशन में जो ये वैल्यू होती है इसको आप बोलते हो R0। यहां लिखा जाता है n² और यहां लिखा रहता है z।
ठीक है, तो जरा देखो, अगर Z को अगर मैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कह दूं, फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होता है, फॉर H एटम, H एटम के लिए आपको Z की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू भी होती है, सिंस R0 की जो वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है इसमें H का, एप्सिलॉन नॉट का, पाई का, M का और E की वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। यहां से क्या मिल सकता है कि Rn क्या आ जाएगा, Rn जो आएगा वो आएगा R0 और यहां से आएगा n स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर का रिजल्ट देता है। ये रिजल्ट कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी है, इस रिजल्ट से और भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिल जाती है। कभी कभी अगर आपसे ये रिजल्ट पूछा जाए कि जरा Rn में और Z में रिलेशन बताइए, तो Z में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं Rn में और n में जरा रिजल्ट बनाइए तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहां बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है, तो ये पैराबोला है। तो इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट इस क्वेश्चन से तो बनते हैं। यहां पे चाहे ग्राफ पूछ लें, चाहे तो किस ऑर्बिट के रेडियस पूछ रहे हैं वो पूछ सकते हैं, या तो फिर आपसे Rn और n में रिलेशन पूछा गया है, जो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट्स होती है उसका n के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इस बिहाफ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।